नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए प्रैक्टिस मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है वो सेम आपके एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। आने वाले समय में हम काफ़ी सारे मॉडल पेपर करेंगे समय समय पर। तो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे जो नंबर ऑफ मॉडल पेपर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ग्रुप सी में आपके एग्जाम है वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ और पोस्टें हैं जिनमें आपका एग्जाम होने वाला है ग्रुप सी के अंतर्गत। तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट आपने ऑलरेडी की है, काफ़ी समय से आप कर भी रहे हैं। तो अब समय है मॉडल पेपर को अटैम्प्ट करने का, प्रैक्टिस मॉडल पेपर को। तो अगर आपकी तैयारी काफ़ी हो चुकी है तो देखिए इसमें अटैम्प्ट करके आपके कितने करेक्ट आंसर होते हैं। तो फिलहाल आज ये पहला है पार्ट इसका, आने वाले समय में और भी करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की पहली क्लास आ चुकी है जो कि ग्रुप सी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो 1 से 7 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो पहली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में हर एक हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स, वो हम कवर करते रहेंगे। प्लस रही बात पिछले करंट अफेयर्स की, यानी कि मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, ये जो महीने हैं, या फिर इसके 2020 की बात करें तो वो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैंने सोचा है कि आपको एक कंबाइंड क्लास दे दी जाए, ताकि आपको अलग अलग उसके लिए भटकना ना पड़े, एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो वो मैंने सोच के रखा है। तो आने वाले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और देखना है कि कितने आपके राइट आंसर हुए हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया और ग्रुप का जो नेम है वो है सेम एज चैनल नेम, जो गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो, जीओवी एग्जाम इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। सबसे पहला सेक्शन आपका हिंदी का रहता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन से आपके पानदान, महाशय, अलौकिक या फिर खटमल, तो कौन सा योग रूढ़ शब्द है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जिन्होंने डी गैस किया बिल्कुल सही है, खटमल जो है योग रूढ़ शब्द है। देखिए, शब्द के भेद की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर अगर बात की जाए तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। ये 3 प्रकार के आपके शब्द के भेद होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि योग रूढ़ कौन सा है, ये पूछा गया है। तो योग रूढ़ की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को ना प्रकट करें। यानी कि यौगिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देवालय यानी कि देव प्लस आलय, ये 2 शब्दों से मिला है, दोनों का अपना मतलब है, दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं देवालय। इसी तरह से योग रूढ़ होता है, जो यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते हैं, बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दशानन की बात करें तो दशानन का जनरलाइज जो अर्थ होता है अगर देखें तो 10 सर होता है, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है रावण। यानी कि दशानन सुनते ही आपके माइंड में आता है रावण, तो इसी के लिए प्रयुक्त होता है रावण के लिए दशानन। सेम यहाँ पर नीलकंठ होता है, नीलकंठ भगवान शिव के लिए होता है। उसी तरह से खटमल की बात करें तो खटमल का अगर शब्द देखें, खटमल शब्द को, तो खट का मतलब होता है खाट, मल का मतलब होता है मैला। तो दोनों का मिलाकर अगर देखा जाए तो खटमल एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, किसी एक विशेष कीड़े को प्रकट करता है खटमल। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा योग रूढ़ क्या होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है खटमल। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, आपने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीम हकीम खतरा जान, इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी का अधूरा ज्ञान है वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस यही सही लोकोक्ति होगा यहाँ पर, अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भोजपुरी संबंधित है, कौन सी भाषा से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार की भाषा से, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, या फिर माफ कीजिएगा बांगरू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजपुरी संबंधित है बिहार की भाषा से, ये बिहारी भाषा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपके रहते हैं, जो यहाँ पर कविता है, कवि द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं या फिर दोहे हैं, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जो सिलेबस में दिया गया है उसको अच्छे से फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला यहाँ पर जो दिया गया है, अबलो नसानी अबलो नसे हूँ, राम कृपा भवनीशा सरानी, जागत है वे न डसे हूँ। इस पंक्ति को किस कवि द्वारा लिखा गया था। अब ये क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर पाएगा जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो लाइन्स है वो लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो लाइन है वो आपकी विनय पत्रिका से है। विनय पत्रिका की बात करें तो इसमें हिंदू देवी देवताओं के जो स्रोत और पद हैं वो शामिल किए गए हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में।
इसमें टोटल अगर बात की जाए तो 279 स्रोत या फिर कहीं की गीत हैं या श्लोक हैं, जो भी है वो 279 है, जो कि देवी देवताओं के बारे में मेंशन किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो लाइन है वो विनय पत्रिका की है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है और ये लाइन जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, छंद शास्त्र प्रणेताओं ने छंद के निम्न भेद किए हैं। प्रणेताओं मतलब जो स्टार्टिंग में छंद था उसके कितने भेद थे, बेसिकली यही पूछा गया। छंद शास्त्र में छंद के कितने भेद हैं, थे या हैं। प्रणेताओं द्वारा अगर पूछा गया है तो 3 होगा इसका राइट आंसर। वैसे जनरली 4 होता है, लेकिन प्रणेताओं द्वारा यानी स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो 3 यहाँ पर थे। कौन कौन से थे, देखिए मात्रिक छंद था एक, वार्णिक छंद वृत्त और वर्ण वृत्त। अभी एक नया जो छंद है वह है आपका मुक्त छंद। देखिए भक्ति काल से पहले की बात करें तो 3 थे, उससे पहले अस्तित्व में नहीं था चौथा छंद। तो ये है एक चीज़, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओ का निर्माण हुआ। ओ का निर्माण किससे हुआ, अ प्लस ऊ से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ए जिन्होंने गैस करा है बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो इजी क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ऑप्शन ए। इसके बाद है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कहलाता है, ये भी आपको मालूम होगा, लोरी कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए लोरी, इस गीत को कहते हैं लोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया। तो किसने किया था, ये किया था ऑप्शन सी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये किया था। देखिए 2-3 ऐसे लेखक हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, जिसमें आपकी महादेवी वर्मा हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1907 में, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाटक में अभिनय करे उसे क्या कहते हैं। तो अभिनेता कहते हैं जो नाटक में अभिनय करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, बादल गरजो फेर 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 घोर गणन धराधर ओर के रचनाकार हैं। तो ये कौन है, ये हैं आपके निराला जी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पर्वत संज्ञा का भेद बताइए। तो ये किस तरह का भेद होगा, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर कोई नहीं। तो ये जातिवाचक होगा, क्योंकि पर्वत जो है वो सभी तरह के पर्वतों के बारे में, पर्वत जो है किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष पर्वत के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अगर बात की जाए पर्वत का मतलब सिर्फ माउंट एवरेस्ट से नहीं होगा, पर्वत या पहाड़ का मतलब पहाड़ होता है, ना कि किसी विशेष पहाड़ के नाम से या मतलब उसके अर्थ से। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है वही होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पर्वत में सभी तरह के पर्वत आ गए हैं। इसके बाद वाक्य भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। सही है, आंशिक सही है, आंशिक गलत है या फिर पूरी तरह से गलत है। तो ये सही है, वाक्य जो है भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई होता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, हिंदी शब्दकोश में श वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क के बाद आता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वाक्य को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अल्प विराम। इससे समझ गए होंगे, थोड़ी देर के जो रुकते हैं वो है आपका अल्प विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोद भूति राजा था कौन से वंश का, ये पूछा गया है। तो ये कौन से वंश का था, ये था आपका कुणिंद वंश का, और ये सबसे शक्तिशाली राजा था। जो कुणिंद वंश का है उसका सबसे शक्तिशाली राजा अमोद भूति माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड का सामान्य प्रवाह तंत्र है। देखिए वैसे तो प्रवाह तंत्र उत्तराखंड में काफ़ी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन सामान्य बात की गई है सामान्य प्रवाह तंत्र की, तो ये होगा आपका द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कटारमल मंदिर में पूजे जाने वाले देवता हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सूर्य देवता जो हैं कटारमल मंदिर में पूजे जाते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड राज्य के सही प्रतिशत वन क्षेत्र का चयन कीजिए। तो
कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। 65.7, 64.8, 67.3 या फिर 66.5। तो उत्तराखंड का जो 1% वन जो सही वन क्षेत्र है परसेंटेज के हिसाब से वो है आपका 64.8%। तो लगभग 65% कह सकते हैं ये जो है वन क्षेत्र है, इससे थोड़ा कम है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, वर्ष 2006 में घटित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो जेसी पंत थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो पिंडर और ये पिथौरागढ़ ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है? तो देहरादून है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने गैस किया बिल्कुल सही है। इसके बाद उत्तराखंड में हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथियों के लिए है प्रमुख रूप से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लाखा मंडल शिलालेख किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है। तो लाखा मंडल आपका देहरादून में ही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला चूना पत्थर के उत्पादन में प्रमुखता रखता है? तो अगेन ये भी देहरादून होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? ये पूछा गया है। तो गढ़वाल रेजिमेंट मुख्यालय स्थित है आपका लैंसडाउन में। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड की किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एशिया की बड़ी यातायात एजेंसियों में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका GMOU, यानी कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। इसको फुल फॉर्म जो है वो भी याद रखेगा, GMOU। ये जो है एशिया की बड़ी यातायात कंपनियों में से, एजेंसियों में से माना जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नांकित फसल समूह में किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज निम्न में से किस फसल समूह का है? तो यह है आपका मड़ुआ, झंगोरा और मक्का। ये मोटे अनाज उत्तराखंड में प्रमुख रूप से मोटे अनाज के समूह से संबंधित है। इसके बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन लागू हुआ कब हुआ? ये पूछा गया है। तो ये हुआ था 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5 होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? देखिए वैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें चारों ही गलत हैं, क्योंकि वैसे पहले 6 थे लेकिन अब जो है 8 हो चुके हैं। 2 नए बने थे 2017 में, तो अब जो है 8 नगर निगम है। ठीक, इसके बाद देखिए, उत्तराखंड राज्य की किस जनपद में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तरकाशी में है। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये है आपका हरिद्वार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने ए गेस किया है बिल्कुल सही है। इसके बाद टिहरी बांध का निर्माण नदियों के संगम पर हुआ है, ये पूछा गया है किस नदी के संगम पर हुआ है? तो भागीरथी और भिलंगना, इन नदियों के संगम पर हुआ है टिहरी बांध का निर्माण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, भिलंगना घाटी में 1994 ईस्वी का रक्षा सूत्र आंदोलन जाना गया किसके लिए जाना जाता है? ये जाना गया, तो ये था आपका जंगलों के बचाव के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं क्या किस प्रकार की होती हैं? ये पूछा गया है। विशिष्टता सूचक रूप में प्रचंड होती है, हमेशा ही भूमध्य रेखा से दूर बहती हैं, बहुत ही नियमित पवन है, या फिर भूमि पर जल की तुलना में अधिक सुनिश्चित होती हैं। तो देखिए ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, और इसमें मेन रूप से इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज्योग्राफी के जो विशेष टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बहुत ही नियमित पवन है। उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वो बहुत ही
नियमित पवन है। ठीक, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव कौन था? तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 10% के अराउंड आपके रहते हैं, 10 से 20% आपके रहते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के मिला के। तो ये चीज़ है। तो एनी बेसेंट के होम रूल्स लीग का संगठन सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंदलो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जॉर्ज अरुंदले जो हैं सचिव थे एनी बेसेंट के होम रूल के। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं है, तो समझ गए होंगे आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से किस में महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूल रूप में लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये पूछा गया है। तो गुजराती भाषा में ये लिखा गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसको सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्रिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजित किया गया था? तो देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था? इनमें से आपको बताना है, लियाकत अली खान, JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर जगजीवन राम। तो लियाकत अली खान, ये नाम आपने सुना होगा, ये जो है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, लियाकत अली खान। इसके बाद है, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, तेहरान ईरान में ये हुआ था। ठीक है। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये हिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। पानीपत का युद्ध अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 1526 में ये लड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे, ये नाम याद रखिएगा, अकबरनामा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 12 फरवरी 1922 को। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी? तो देखिए, बलिया, तामलुक, सत्तारा, यानी कि ये तीनों जगह पे की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी स्थानों पर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे, देखा होगा कितने राइट हैं कितने रॉन्ग है। देखिए, इस सेक्शन में मैंने अभी फ़िलहाल के रीजनिंग ऐड नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो से जो रीजनिंग है उस पोर्शन को भी ऐड किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।